नमस्कार, मैं हूँ राज किशन। आज हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे हम, जिसका नाम था हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसमें हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने अब तक हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझा था। और देखिए क्या क्या हमने जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का जो है उद्भव और विकास कैसे हुआ। अब तक हमने थोड़ा सा इसको समझने का जो प्रयास किया था वो इस तरह से था। देखिए हमने ये कहा कि जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसको हमने सबसे पहले आर्य भाषा कहा था कि ये किस परिवार की भाषा है, आर्य भाषा परिवार की भाषा है। अब देखिए इसमें हमने इसके जब विकास क्रम को पढ़ने के लिए कहा तो उसमें हमने कहा कि विकास क्रम जब पढ़ते हैं तो भाषाकारों ने इस विकास क्रम को 3 भागों में विभाजित किया। और किस किस भागों में विभाजित किया था? आर्य भाषा के विकास को हमने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन आर्य भाषा, पहली जो विकास क्रम में हमने पढ़ी वो थी प्राचीन आर्य भाषा। दूसरा जो हमने पढ़ा, दूसरे जो विकास क्रम में पढ़ा था वो था मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। तो अब तक जो हमने पढ़ा था वो था प्राचीन आर्य भाषा। आपको पता है प्राचीन आर्य भाषा के रूप में हमने 2 भाषाओं के विकास को पढ़ा था, जिसमें हमने संस्कृत के 2 रूप पढ़े थे। एक था वैदिक संस्कृत और जो दूसरा था वो था आपका लौकिक संस्कृत। दूसरा था आपका लौकिक संस्कृत। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है मध्यकालीन आर्य भाषा। तो देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा है वो किस तरह से इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं एक चार्ट बनाता हूं कि मध्यकाल में कौन कौन सी जो आर्य भाषाएं थी वो क्या क्या है। देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा है जो 2 रूपों में हमें देखने को मिली थी। और पहला जो रूप था वो कौन सा था? पाली भाषा का रूप था। पहली जो भाषा मिली वो किस रूप में मिली? पाली। और अब देखिए जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरी मध्यकालीन भाषा है। और दूसरी मध्यकालीन भाषा के रूप में हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं उसको क्या नाम दिया गया है? प्राकृत मध्य आर्य भाषा। क्या नाम दिया गया है? प्राकृत आर्य भाषा। अब हमारे सामने जो सवाल आता है कि प्राकृत आर्य भाषा किसे कहते हैं, प्राकृत आर्य भाषा का अर्थ क्या है, प्राकृत आर्य भाषा की विशेषताएं क्या क्या है, या प्राकृत आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ, सारी बातों को हम इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने पाली भाषा के बारे में पढ़ा था कि पाली भाषा है जो वैदिक भाषा जो थी संस्कृत उसके समानांतर जो जन भाषा के रूप में विकसित हुई थी। और अधिकांशतः इसका प्रयोग है जो बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध धर्म के समकालीन जो शासक हुए उस समय हुआ था। और उसकी जो विशेषताएं हमने पढ़ी और उसमें जो साहित्य भी हमने पढ़ा कि वो अधिकांशतः जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी जो ग्रंथ हुए हैं उसमें और वहां तत्कालीन शिलालेखों में भी है जो इस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखिए आज के इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत आर्य भाषा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हेडिंग लगाते हैं वो क्या है? हमारी प्राकृत आर्य भाषा। देखिए अब हमारे सामने जो सवाल आया प्राकृत आर्य भाषा का कि प्राकृत आर्य भाषा किसे कहते हैं, प्राकृत आर्य भाषा का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि ये प्राकृत का अर्थ क्या होता है। देखिए हिंदी में प्राक का अर्थ होता है प्रथम, जो प्रारंभ में है या जो सबसे पहले, जिसको हम प्रस्तर कहते हैं। पत्थर की भाषा जो आदिकाल में जिस औजारों का प्रयोग होता था, पत्थरों के औजारों का, उस काल के जितने भी जो हमारे जो औजार मिले हैं उनको प्राक ऐतिहासिक में हमने प्राक औजार, प्राकृतिक औजार कहा है। तो यहाँ कहने का मतलब इस प्राक का अर्थ है आदिकाल की भाषा या प्रारंभिक भाषा या प्रस्तर रूप भाषा का प्रारंभिक रूप। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह भाषा का कैसा रूप है? प्रस्तर रूप है। अब इसको प्राकृत भाषा क्यों कहा, इसके बारे में भी बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग है जो मत दिए हैं। अब विद्वानों का यह मानना है कि ये जो प्राकृत भाषा थी ये वैदिक कालीन संस्कृत से ही मूल रूप से निकली हुई भाषा थी। अर्थात हम यूं कह सकते हैं
कि जो ये प्राकृत भाषा है वो संस्कृत से ही निकली हुई जो स्थानीय भाषा थी, जिसको साहित्य में प्रयोग किया गया और उसका जो रूप बदल गया थोड़ा सा, या उसका व्यवहारिक रूप जो बदल गया था, उसी भाषा को उस समय के भाषा काल को या उस समय की उस भाषा साहित्य को विद्वानों ने क्या नाम दिया? प्राकृत भाषा नाम दिया। तो हम समझ गए कि इसका मतलब प्राकृत भाषा का अर्थ ये होता है कि प्रारंभिक भाषा, अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृत साहित्य मिला है वो ना तो मूल रूप से पाली भाषा के साहित्य है और ना मूल रूप से वैदिक कालीन संस्कृत का साहित्य है। अर्थात उस संस्कृत से निकले हुए साहित्य में जो मूल शब्द थे उनका जो प्रस्तर रूप हमें जिस साहित्य में देखने को मिला उसको हमने क्या कहा है? प्राकृत भाषा कहा है। अब देखिए इस प्राकृत भाषा का क्या विकास हुआ। धीरे धीरे जब समय अंतराल आया तो यहाँ पर देश काल के साथ साथ समय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में इस भाषा का रूप है जो बदलता गया। वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के थोड़ी थोड़ी सी क्या हो गई, ये भाषा बदल गई। तो इस आधार पर हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में है जो प्राकृत भाषा का साहित्य अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। तो अब जो विद्वान थे उन्होंने इस प्राकृत भाषा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया अलग अलग भाषाओं और रूपों के अनुसार। तो सबसे पहले इसको जो संस्कृत के हमारे आचार्य हैं, आचार्य भरत मुनि जी ने इन प्राकृत भाषा का जो रूप निर्धारित किया है वो कितने रूप बताए हैं? 7 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए हैं? 7 रूप बताए हैं। अब इसके बाद है जो एक नाम आता है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, इस देवेंद्र शर्मा जी ने हमें प्राकृत भाषाओं के 5 रूप है जो बताए हैं। तो जो अधिकांश विद्वान है और जो वर्तमान में जो हमारा प्रचलित जो प्राकृत भाषा का विभाजन है वो चलता है कि इस आधार पर प्राकृत भाषा के है जो कितने रूप माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं। तो कौन कौन से जो 5 भेद है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राकृत भाषा के मैं आपको 5 भेद आपको बताता हूं कि प्राकृत भाषा के कौन कौन से है जो रूप मिलते हैं। तो जो पहला है उसको हमने महाराष्ट्री नाम दिया। क्या नाम दिया? महाराष्ट्री प्राकृत नाम दिया। और जो दूसरा रूप हमें मिलता है उसको हमने शोरसेनी प्राकृत नाम दिया। दूसरा जो रूप मिलता है उसको क्या नाम दिया? शोरसेनी प्राकृत। तीसरा जो रूप मिलता है उसको हमने मागधी कहा। कौन सी प्राकृत का? मागधी, मागधी प्राकृत कहा। और जो चौथा रूप हमें देखने को मिलता है उसको हमने अर्धमागधी कहा। क्या कहा? अर्धमागधी कहा। और अंतिम जो हमारे 5वां रूप है उसको पैछासी कहा। क्या नाम दिया? पैछासी प्राकृत नाम दिया। अब देखिए यहां पर ये 5 रूप हमें प्रचलित है जो प्राकृत भाषा के देखने को मिलता है। पहला कौन सा है? महाराष्ट्री प्राकृत। दूसरा शोरसेनी प्राकृत। तीसरा कौन सा है? मागधी प्राकृत। और चौथा अर्धमागधी और 5वां पैछासी प्राकृत। ये 5 रूप है जो हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत भाषा के हमें कितने भेद मिलते हैं? 5। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इन 5 जो रूप है इनके बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से है जो इनके साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध है, इनकी क्या क्या विशेषता है और ये किस किस क्षेत्रों में हमें देखने को मिली है, उसके बारे में यहाँ पर इस कक्षा में हम है जो अध्ययन करते हैं। देखिए जो सबसे पहले हमें मिली है वो है प्राकृत। कौन सी? महाराष्ट्री प्राकृत। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो प्राकृत है ये मूल प्राकृत भाषा का रूप है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? मूल प्राकृत भाषा नाम दिया। क्या नाम दिया? मूल प्राकृत। इसको विद्वानों ने सबसे प्राचीन प्राकृत या सबसे मूल प्राकृत है जो भाषा कहा। लेकिन एक विद्वान का नाम आता है, पाश्चात्य विद्वान है जिसका नाम है हर्नली। पाश्चात्य विद्वान जिसका नाम क्या है? हर्नली। उन्होंने कहा है कि ये मूल रूप से जो प्राकृत है महाराष्ट्री प्राकृत, ये उस समय की प्रादेशिक या जो स्थानीय भाषा नहीं थी, जनपदीय भाषा नहीं थी। यह उन्होंने क्या कहा कि इस समय की क्या हो सकती है? राजभाषा थी। उस समय की क्या है? राजभाषा। अब देखिए उस समय की राजभाषा इसको संबोधित किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह भाषा उस समय के साहित्यिक ग्रंथों में है जो साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।
ये किस आधार पे कहा इन्होंने? क्योंकि उस समय के जो ग्रंथ मिले, उस क्षेत्र में जो ग्रंथ मिले, वहां पर जो साहित्यिक ग्रंथ है वहां पर राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर ये जो महाराष्ट्रीय प्राकृत है, ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में पाई गई, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? महाराष्ट्रीय प्राकृत नाम दिया गया। अब यहां पर जो है इसके साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इस साहित्यिक ग्रंथों की जब बात करते हैं तो यहां पर एक जो है कर्मसेन का ग्रंथ मिलता है, और वो ग्रंथ है जो हमें देखने को मिलता है सेतुवध। कौन सा? सेतुवध। ये इसका साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। ये इसका क्या माना जाता है? साहित्यिक। अब एक हमारे को प्राकृत ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्राकृत ग्रंथ में भी इसका क्या देखने को मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिए इसकी विशेषताओं को जब हम पढ़ते हैं तो यह भाषा एक तो कैसी है? संगीतमय भाषा है। कैसी है? संगीतमय भाषा, यानी कि इसके अंदर बहुत से मुक्तक काव्य मिले हैं, गेय पद मिले हैं। हमें कैसे मिले हैं? गाने योग्य पदों में इसकी रचना देखने को मिलती है। दूसरा जो ऊष्मा वर्ण है, यहां पर जितने भी हम हिंदी भाषा के ऊष्मा वर्ण पढ़ते हैं, उस ऊष्मा वर्ण है उनका क्या हो जाता है? यहाँ परिवर्तन हो जाता है। वो रूप कैसा है? परिवर्तित रूप हमें इस भाषा में देखने को मिलता है। ये किसकी विशेषता है? प्राकृत। कौन सी प्राकृत की? महाराष्ट्रीय प्राकृत की। अब यहाँ पर जो एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है स्वर के मध्य क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। स्वर के मध्य यहाँ पे क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। व्यंजन का। किसका लोप हो जाता है? व्यंजन का। स्वर के मध्य है जो व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर जब भी स्वर, दो स्वर वाले आप अगर वहां पर कोई शब्द मिलता है तो वहां बीच में व्यंजन का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो ये है हमारी पहली प्राकृत, जिसको हमने क्या कहा? महाराष्ट्रीय प्राकृत कहा है। अब दूसरी अगर प्राकृत की बात करते हैं तो जो दूसरी प्राकृत है वो दूसरी प्राकृत के रूप में हमें कौन सी भाषा देखने को मिलती है? शोरसेनी प्राकृत देखने को मिलती है। अब पहले तो इसका क्षेत्र की बात करें हम तो इसके क्षेत्र के इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये इसका क्षेत्र कौन सा रहा होगा? है सुरसैन प्रदेश रहा होगा। अब जब हम सुरसैन प्रदेश की बात करते हैं तो सुरसैन प्रदेश कहां पर है? मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और राजस्थान के जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश का जो भाग है वहां पर जो प्रदेश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? सुरसैनी प्रदेश कहा गया है। अब यहां इसका क्षेत्र कौन सा है? सुरसैन प्रदेश। इसका क्षेत्र कौन सा है? सुरसैन क्षेत्र। अब देखिए इस भाषा का प्रयोग हमें सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है? तो इस भाषा का जो हमें प्रयोग सर्वप्रथम देखने को मिलता है वो है संस्कृत के नाटकों में। ये कैसी भाषा है? संस्कृत के नाटक जो है उसमें मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मध्यम वर्गीय जो पात्र हैं और विशेष रूप से स्त्री पात्र, जो महिला पात्र हुआ करती थी संस्कृत के नाटकों में उस जमाने में, उस पात्रों के संवादों में इस भाषा का हमें क्या देखने को मिलता है? प्रयोग मिलता है। एक जो महत्वपूर्ण बात इस भाषा से संबंधित है और वो ये है, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे भी आपकी भविष्य में जब भी आप हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी नेट वगैरह जैसे या प्रथम श्रेणी अध्यापक हिंदी भाषा विषय से अगर देते हो तो उस क्षेत्र में भी ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि यहां पर पश्चिमी हिंदी की जो जननी है वो किसको कहा जाता है? शोरसेनी प्राकृत को कहा जाता है। शोरसेनी प्राकृत को पश्चिमी हिंदियों की बोलियों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। और जो आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है वो भी किससे हुआ है? शोरसेनी प्राकृत से हुआ है। तो यहां पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर हृदय बिहारी ने इन्हें पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी कहा है। जननी कहा है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की क्या बोला है? जननी बोला है। अब यहां इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्तमान की जो हिंदी भाषा है, आधुनिक जिसको हम हिंदी भाषा कहते हैं,
वो हिंदी भाषा का जो विकास है वो मूल रूप से किससे माना गया है? शोर यानी प्राकृत से माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध किससे मिलता है? हमें संस्कृत से मिलता है। जो मूल संबंध इसका है वो किससे? मूल संस्कृत से रहा है। अब दूसरी बात, यहां पर इस भाषा को जो है सभी प्राकृत भाषाओं में सबसे उत्तम श्रेणी वाली, उत्तम शैली वाली भाषा मानी गई है। यह कौन मानता है? डॉक्टर बाबूराम का मत है कि जो शोरसेनी प्राकृत है वो शोरसेनी प्राकृत सभी प्राकृत भाषाओं में सबसे उत्तम शैली वाली भाषा मानी गई है। कौन सी? शोरसेनी है जो प्राकृत। अब इसके साहित्य की बात करें तो उस समय की जो तत्कालीन है जो शोरसेनी प्रदेश में जो साहित्यिक ग्रंथ मिले हैं उसमें इस भाषा का प्रयोग मिलता है। अब देखिए यहां पे अब आगे जो प्राकृत का रूप मिलता है वो प्राकृत है कौन सी? मागधी प्राकृत। अब देखिए मागधी प्राकृत के बारे में सबसे पहले तो इसको मागधी क्यों कहा गया? क्योंकि ये मगध क्षेत्र में बोली गई है और मगध क्षेत्र वर्तमान परिवेश में बात करें अगर तो जो वर्तमान परिवेश में मगध क्षेत्र है वो मगध क्षेत्र कौन सा है? बिहार का क्षेत्र या बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मगध क्षेत्र कहलाता है। अब इसलिए वहां के क्षेत्र में ये बोली जाती, जनपद की व्यवस्था थी तब जब मगध जनपद था वहां पे, तो उस समय इस भाषा का प्रयोग वहां पर राजकीय कार्यों में या राजभाषा के रूप में हुआ करता था। इसलिए उसको जो मूल रूप जो संस्कृत का मिला है उसको क्या कहा गया है? मागधी प्राकृत कहा गया है। अब यहां पर एक और बात है कि इसके भी हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। देखिए वास्तव में अवध जो क्षेत्र था, अवध जिसको हम अयोध्या आज की भाषा में कहते हैं, वहां पर उस अवध क्षेत्र को प्राच्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राच्य कहा जाता था। और जो प्राच्य था उसके जो पूर्वी प्राच्य का जो भाग है उसको मागधी कहा गया और जो पश्चिमी प्राच्य का भाग है उसको अर्धमागधी कहा गया है। इस अगर मागधी भाषा की बात करें, मागधी प्राकृत की बात करें तो जो मागधी प्राकृत का जो साहित्य है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। ये जितने भी सारे जो प्राकृत हैं इनमें न्यूनतम जो साहित्य है वो हमें मागधी प्राकृत में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी उस समय की जो जैन ऋषि मुनि हुए, जो जैन धर्म के जो प्रचारक हुए थे, उन जैन धर्म के प्रचारकों ने है जो अपनी भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया था? है जो इस भाषा का प्रयोग किया था, मागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। अब देखिए यहां इसकी अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में जो मूल विशेषता हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इसकी जो प्रथम विभक्ति है वो एक वचन में प्रयोग में होती है। प्रथम विभक्ति एक वचन में प्रयोग में होती है और जो दूसरी है वो अ है वो ऊ में बदल जाता है इस भाषा में, प्राकृत में, और जो र है वो ल में बदल जाता है, अ है जो ऊ में बदल जाता है और र है जो ल में बदल जाता है, और जो श और जो श है वो श में बदल जाता है। ये इसकी क्या है? विशेषता है, साहित्यिक विशेषता है। अब आगे बात करें तो हमें अर्धमागधी की बात करते हैं। अर्धमागधी मैंने कहा कि ये जो पश्चिमी प्राच्य था इसको ही क्या नाम दिया गया? अर्धमागधी नाम दिया गया। और यह जो भाषा थी ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये मगध प्रदेश और शोरसेन प्रदेश इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र था वहां पर इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसको अर्धमागधी कहा गया। और सबसे बड़ी बात, इसका जो प्रयोग था वो किसने किया? भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर है और भगवान महावीर ने इस भाषा का क्या किया है? प्रयोग किया गया है। इसके अगर साहित्यिक विशेषताओं की हम बात करें तो यहां अशोक के शिलालेखों में भी इसका क्या मिलता है? प्रयोग है। अशोक के शिलालेखों में भी इसका प्रयोग है। अशोक के शिलालेखों में भी इसका क्या मिलता है? प्रयोग देखने को मिलता है। और यहां पे भी है जो इसका श और श का क्या बन जाता है? श बन जाता है। यहां पर श सड़क वाला बनता है और यहां पे शंकर वाला
जो है बन जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। अब अगर हम बात करें 85 की, तो 85 जो प्राकृत थी वो क्या है, इसको है जो हेमचंद्र मुनि जो है, आचार्य हेमचंद्र, जिसका एक साहित्यिक ग्रंथ है शब्दानुशासन, अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। इन्होंने इसको है जो 85 कहा है। क्या नाम दिया है? 85 नाम दिया। और इसी प्राकृत को है जो आचार्य भरत मुनि ने है जो अलहिका भाषा कहा है। आचार्य भरत मुनि ने क्या नाम दिया? अलहिका। आचार्य भरत मुनि ने क्या नाम दिया? अलहिका नाम दिया है। यहां पर अगर हम इसकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं तो यहां जो कश्मीर राज्य था, कश्मीर राज्य, उस कश्मीर राज्य का तत्कालीन एक राज्य कवि था और जिसका नाम है गुणाने। गुणाने, इनका एक साहित्यिक ग्रंथ है व्रत कथा। वो हमें किस भाषा में देखने को मिलता है? 85 प्राकृत में देखने को मिलता है। वो हमें किस भाषा में देखने को मिलता है? 85 प्राकृत में देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर इसकी जो साहित्यिक विशेषता है वो र का क्या बन जाती है? ये ल बना देती है। जैसे र का ल बनाती है कुमार, तो ये क्या बना लिखती है? कुमाल। ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो इस तरह से ये जो प्राकृत भाषा है थी, इस प्राकृत भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया है। अब देखिए हम फिर से समझते हैं। अब इसके समय की बात करें तो जो प्राकृत आर्य भाषा का समय है वो लगभग 6ठी शताब्दी से माना गया है। और मूल रूप से अगर अब इस पूरे प्राकृत भाषा की साहित्य की बात करें तो इसका जो प्राकृत साहित्य है वो जैन धर्म में मिलता है। अधिकांशतः जैन धर्म के ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने साहित्यिक ग्रंथ और इसके अलावा धर्म के प्रचार के लिए इस भाषा का क्या क्या है? साहित्यिक रूप से प्रयोग किया है। अब इसका मतलब हम समझ गए कि जो प्राकृत भाषा थी, इस प्राकृत भाषा का जो साहित्य है वो हमारे भाषा क्रम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी भाषा से आगे हम है जो आधुनिक भाषा का विकास होता है, आधुनिक भाषा का क्या होता है? प्रयोग है जो उद्भव होता है। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि जब हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझते हैं तो वहां पर आर्य भाषा से आधुनिक हिंदी का जो विकास क्रम है जो बड़ा है, और उस आर्य भाषाओं को विकास क्रम की दृष्टिकोण से 3 भाषाओं में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। उसमें प्राचीन आर्य भाषा में जो मूल रूप से जो भाषा का रूप मिलता है वो संस्कृत था, और संस्कृत को हमने 2 रूपों में पढ़ा है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और अंत में हमने ये पढ़ा कि उसके बाद जो रूप मिलता है वो है मध्यकालीन आर्य भाषा, और मध्यकालीन आर्य भाषा का जो रूप मिलता है वो 6ठी शताब्दी से हमें देखने को मिलता है, जिसको हमने विकास क्रम की दृष्टिकोण से उस समय तत्काल में वहां पे 2 भाषाओं का विकास देखा था। और बौद्ध धर्म के समकालीन समय में हमने है जो पाली भाषा का विकास देखा। और ठीक उसके बाद मूल रूप से जो प्रस्तर रूप से जो भाषा साहित्यिक दृष्टिकोण से जो प्रयोग में ली जाने लगी उस भाषा को है जो प्राकृत भाषा कहा गया। और विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न रूपों के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने या भाषा विद्वानों ने इसको है जो 5 भागों में बांटा गया। पहली जो भाषा थी वो मागधी भाषा, मागधी प्राकृत कहा गया, महाराष्ट्रीय प्राकृत कहा गया। और जो दूसरी भाषा थी वो शोरसेनी प्राकृत कहा गया। तीसरी थी वो मागधी, और चौथी है जो अर्धमागधी, और अंतिम जो 5वीं जो प्राकृत का रूप देखने को मिलता है वो है 85 भाषा कहा गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से है कि आधुनिक हिंदी भाषा का विकास किस प्राकृत भाषा से माना जाता है? तो वो है शोरसेनी प्राकृत से। या फिर पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उस पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास है जो किस भाषा से माना जाता है? तो वो है शोरसेनी प्राकृत से। इसके अलावा मूल रूप से जो प्राकृत भाषा का रूप है वो मूल प्राकृत भाषा का रूप किस में देखने को मिलता है? महाराष्ट्रीय प्राकृत में। और जो कश्मीर के राजकवि का जो साहित्य है वो किस भाषा में देखने को मिलता है? 85 प्राकृत में। तो इस प्रकार से ये प्राकृत भाषाओं का जो है वो रूप था। और
अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे आधुनिक जो आर्य भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी भाषा है, उस विकास क्रम को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।